Hey guys, welcome back to the channel. ये है सेशन 4 एस्ट्रोफिजिक्स नॉबर्ट यूनिवर्स। ओके, तो चालू करते हैं। तो यार एक रिकैप मान लेते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं आज का सेशन। सन अकाउंट्स ऑलमोस्ट -% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम 99%। Which planet is called as red planet? Mars. कॉस्मिक रेज एंड रेडिएशन। तो यार आज हम ये पढ़ने वाले हैं कॉस्मिक रेज एंड रेडिएशन। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? स्टोरी बिहाइंड इट्स डिस्कवरी, कॉस्मिक रेज एंड सिस्टम्स एमिटिंग इट, इफेक्ट्स ऑफ कॉस्मिक रेज ऑन अस, एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू डिटेक्ट इट। मतलब ये चीज हम पढ़ने वाले हैं कि यार स्टोरी वगैरह कैसा, कॉस्मिक रे होता क्या है, प्राइमरी कॉस्मिक क्या होता है, सेकेंडरी कॉस्मिक कहाँ से, मतलब क्या होता है और आता कहाँ से, और रेडिएशन वगैरह क्या होता है, किस टाइप के रेडिएशन इससे आते हैं, इसकी मतलब इसको डिटेक्ट कैसे किया, एक्सपेरिमेंट वगैरह देखेंगे उसके बारे में, और उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, क्या कैंसर वगैरह कॉज करती है नहीं करती, और कुछ इलनेस इरिटेशन होता है नहीं होता, और वो इमिट कहाँ से होती है और आती कहाँ से। तो फिर भाई यही से चालू करते हैं। वन फाइन डे Dash was curiously watching the boiling water. Chantu, what are you looking at? Okay, नाम बोल कोई नहीं। It's so cool, grandma, that we can see those heat radiations. Oh really? Yes. See these heat radiations. We can even feel them on our skin. But you should also know there are many radiations that you can't see, even feel. Really, can't even feel. Don't they have some kind of energy? Surely they do, even a lot more than your boiling water molecule. Then why can't we feel them? These types of radiations been a mystery to us, but with large-scale experiments, scientists around the world are determined to find out about it. Grandma, tell me please, what is it? They are called as cosmic rays. What are these, grandma? तो यार मैं इस चालू करने से पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार कुछ रेडिएशन इस टाइप के होते हैं जो पता नहीं चलते। अब जैसे तुम पानी उबाल रहे हो, तो पानी उबालते हो तो तुम वहाँ पे क्या करते हो, पानी जैसे उबल रहा है, गैस है, गैस में पानी उबलने रख दिया, पानी उबल रहा है वहाँ पे, तो तुम ऊपर से देख सकते हो उसमें कि तुम्हें ऐसा ऐसा अजीब सा कुछ टर्बुलेंस दिखता होगा, इधर से उधर, जैसे जो प्लेन में जाता है, प्लेन में जो अपना प्रोपेलर जेट इंजन रहता है, जेट इंजन के पीछे जो तुम्हें गरम गरम हवा दिखती है और ऐसा मतलब क्या बोलूं फ्लिकर करता रहता है, टर्बुलेंस मतलब चार्जिंग इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ वो हो जाती है, तो वो रेडिएशन हमें दिखता है। लेकिन कुछ रेडिएशन होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जैसे कि भाई यूरेनियम है। यूरेनियम अगर तुम्हारे घर में कहीं रखा हुआ अलमारी में बंद, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई वहाँ यूरेनियम रखा है, ना उसका कोई ऑर्डर होता है, ना उसका कोई कुछ भी होता है, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यूरेनियम रखा है। लेकिन धीरे धीरे वो इफेक्ट ऐसा करता है कि भाई हड्डियाँ गलती आती है, तो हड्डियाँ कमजोर होती है, एक टाइम बाद डेथ हो जाती है इंसान की, इतना रेडिएशन हो जाता है, और मतलब पॉइजनस भी होता है एक टाइप से। तो चालू करते हैं यहाँ। कॉस्मिक रेज आर हाईली एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एंटरिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो कॉस्मिक रेज का बेसिकली क्या होता है, कॉस्मिक रेज ये होता है वो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होता है, मतलब उनमें इतना एनर्जी रहता है कि बहुत घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे और ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो आगे तो भाई चालू करने से पहले ये और कीवर्ड्स हैं, मतलब ये आने वाले तुम्हें बहुत पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स अब आगे। तो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, तो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स मतलब पेनिट्रेशन होता है कि तुम एक सर्विस से दूसरे सर्विस में पेनिट्रेट कर जाते हो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हारा कैसे बताऊँ, जो तुम्हारा सॉकेट होता है, जैसे कि स्विच है, स्विच में सॉकेट होता है, तो सॉकेट में जब तुम लैपटॉप का प्लग घुसाते हो ना, वो जो घुसा रहे हो तो वो पेनिट्रेट कर गया, क्या जो अपना प्लग था वो सॉकेट कितना पेनिट्रेट कर गया। हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। फिर म्यून्स होते हैं, पायंस होते हैं। तो यार म्यून्स और पायंस अपना मतलब क्या बोलूं, पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। डार्क मैटर, मैं तुम्हें बताया था कि जो नॉर्मल मैटर के अलावा भी एक डार्क मैटर होता है। तो डार्क मैटर से क्या हो रहा है, जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। न्यूट्रिनो है, तुम्हें पता अभी हमारे आसपास सराउंडिंग में देखोगे तो इतने सारे न्यूट्रिनोज हैं यहाँ पर, तुम्हें मतलब दिखते नहीं है, बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज घूमते रहते हैं, बस उसमें इतना फर्क है कि वो चार्ज नहीं, अगर उन्हें हल्का भी चार्ज हो जाता है ना तो बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो आके चिपक के इंसान रहती नहीं दुनिया पे, ना जानवर रहते, कोई नहीं रहता। इंस्टेंट रिलेटिविटी थ्योरी तुम्हें पता, E = mc²। मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से पता, इलेक्ट्रिक फील्ड, गामा रेज, अल्फा रेज और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये बहुत सही चीज है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ये वहां पर है, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। और अब बात करते हैं अल्फा रेज और गामा रेज के बारे में। तो भाई गामा रेज मैक्सिमम हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा रेज ऐसे बोलते नहीं है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो अब अल्फा रेज बन जाते हैं, वैसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो अब एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं कैसा क्या सीन है इन लोग। हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, beta particles are more penetrating than alpha particles but can be stopped by a thin sheet of aluminum. Of the three basic types of emissions, gamma particles are the most penetrating. In short, more the energy is, more will be the penetrating power. तो समझो ये तुम्हारा अल्फा है, बीटा है, गामा, तो क्या है, ये रेज है, अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज, गामा रेज। तो अल्फा रेज क्या होता है, जैसे पेपर है तो अल्फा रेज गामा से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, अल्फा रे पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। फिर एक प्लास्टिक है और एक कंक्रीट, स्टील या लेड की बॉल है। तो भाई ये जो अपना अल्फा रे है, तो अल्फा रे तो पेपर से टच
का क्या आ जाएगा, जो बीटा रे अपना पेपर क्रॉस कर जाएगा, पेनेट्रेट करके प्लास्टिक पे रुक जाएगा, लेकिन प्लास्टिक से आगे नहीं जाएगा। लेकिन गामा रे मोस्ट हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल है, वे मतलब इट्स नॉट अ डेफिनेटली पार्टिकल, इट्स बेसिकली रे। तो जो गामा रेज है, गामा रेज पेपर भी पेनेट्रेट कर जाएगा, प्लास्टिक भी पेनेट्रेट करेगा, पर कंक्रीट में रुक जाएगा। तो जितने भी जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या रहता है कि मतलब वहाँ की जो दीवार होती है, वहाँ की दीवार हाईली मतलब बहुत ज़्यादा कंक्रीट की बनी होती है, ताकि रेडिएशन आर पार नहीं हो पाए और हमें नुकसान नहीं हो। तो मतलब ऐसे ही रहता है अल्फा, बीटा और गामा का। फिर म्यून्स, द म्यून फ्रॉम द ग्रीक लेटर म्यू इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट is an elementary particle similar to the electron with an electric charge of -1 electron but with a much greater mass। तो म्यून्स क्या होता है, म्यून्स इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, बट इनका जो चार्ज रहता है -1 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इनका जो मास रहता है, इनका मास ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन से। फिर अपना लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है स्विट्जरलैंड में। इससे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एटम्स दौड़ाते हैं, हम एटम्स को कोलाइड कराते हैं, एटम्स कोलाइड बनते हैं, तो इससे बहुत मतलब कभी कभार ऐसा इन केसेस में, मतलब रेयर केसेस में टाइनी ब्लैक होल बन जाता है, सच में ब्लैक होल बन जाता है अर्थ पे। सो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इज द मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर एवर बिल्ट। इट एक्सेलरेट द पार्टिकल्स टू वेरी वेरी हाई स्पीड एंड देन कोलाइड देम, देन स्टडी देयर बिहेवियर। It is the world's largest and highest energy particle collider and the largest machine in the world, located near Geneva, Switzerland. It first started up on 10 September 2008 and remains the latest addition to CERN's accelerator complex। तो यार मतलब इतनी पावरफुल चीज है, पूरी दुनिया में नहीं है इससे बड़ी मशीन, मतलब इससे एक और बड़ी मशीन है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड प्रेजेंट नाउ। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें समझो कि दो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल्स है, उनमें ये एक्सेलरेट कर देता है, उनको इतनी स्पीड होती है, पर उन्हें ऐसे कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड होते हैं तो एक मतलब बोलते हैं ना कि भाई फोर्स ऐड करता है, पीछे एकदम कोलैप्स होकर जो फोर्स लगता है, तो उससे वहाँ रिएक्शन होता है, तो उनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। Inside the accelerator, two high-energy particle beams travel at close to the speed of light before they are made to collide. The aim of the LHC's detectors is to allow physicists to test the predictions of different theories of particle physics, including measuring the properties of the cosmic rays and searching for the large family of new particles predicted by different theories as well as other unsolved questions of physics. अब बात है पायन पे। पायन इज अ मेसन सब एटॉमिक पार्टिकल। पायन सब एटॉमिक है, म्यून सब एटॉमिक नहीं था, बट पायन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग अ मास अप्रोक्सीमेटली 270 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मतलब मास ज्यादा ही है इसका। पायन, पाई याद आ रहा है तुम्हें, पाई, सो पायन। डार्क मैटर, अब डार्क मैटर ये बहुत सही चीज है। डार्क मैटर is a form of matter thought to account for approximately 85% of the matter in the universe and about a quarter of its total energy density or about kg per cube meter। Oh my, ये डार्क मैटर है, मतलब ऐसा रियल में होता नहीं है, ऐसे इल्यूजन इलस्ट्रेट करने के लिए दिखाया है कि मतलब ऐसा होता होगा, बट दिस इज हाइपोथेटिकल, बट रियल में एग्जिस्ट करता है डार्क मैटर। न्यूट्रिनो इज ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है that is very similar to an electron but has no electrical charge and a very small mass, which might even be zero. They are one of the most abundant particles in the universe because they have very little interaction with matter. However, they are incredibly difficult to detect. तो न्यूट्रिनो में तो मैं बताया कि हमारे आजू बाजू बिलियंस प्रेजेंट होते हैं, बस इनमें चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज होता तो झटके लगते। आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी, if an object travels with the latest speed of light in a vacuum, the time for that object will decrease by a specific value as compared to others, like us not moving with relative speed called as time dilation। तो भाई ये टाइम डायलेशन इफेक्ट होता है, ये तुम 11th में पढ़ोगे मेरे हिसाब से, हाँ 11th में, 11 12th में टाइम डायलेशन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, मतलब वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इतनी स्पीड से वो जब वो जाएगा तो फिर क्या होगा उसमें, फिर उसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी इतनी स्पीड हो जाएगी, और जब वो स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस कर जाएगा वैक्यूम के अंदर, तो उसमें क्या होगा उसके बाद तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के लिए आजू बाजू का टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन जो बाहर से लोग देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो तो बहुत तेज निकलेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट में अंदर लोग बैठे रहेंगे उनके लिए वो चीज वैसी रहेगी, टाइम स्लो हो जाएगा। Okay, then we have magnetic field. Simple definition है, a magnetic field is a field around the magnet or the moving charge within which the force of magnetism acts। तो यार ये कंडक्टर वायर समझ लो, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, ये राइट हैंड थंब रूल से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, a region around a charged particle or object within which a force would be exerted on other charged particles or object। ये भी सिंपल है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। Okay, then we have gamma rays। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, गामा रेज। इट इज अ पेनेट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ काइंड अराइजिंग फ्रॉम द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। इट हैज ऑलमोस्ट नो मास एंड नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट 3.10⁸ मीटर पर सेकंड। सही है। अल्फा रेज
An alpha ray is a stream of alpha particles. An alpha particle consists of 2 protons and 2 neutrons bound together into a particle identical to a helium nucleus. तो तुम्हें याद होगा कि अपना जो सबसे पहला एलिमेंट था वो भी हीलियम न्यूक्लियाई था. तो ये ऐसा है कि यहाँ पे अल्फा रेस के पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. What is the mass of gamma ray particles? 227 times of electron, massless, same as electron, I think massless. It is massless. Which has the highest penetrating power? Gamma ray. स्टोरी बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक रे. अब हम स्टोरी देखते हैं कॉस्मिक रे के पहले. तो मतलब इसमें तो एक स्टोरी बताया जाएगा. एक साइंटिस्ट था, वो हॉट एयर बलून को लेके ऊपर गया था और ऊपर ले जाने के बाद उससे मतलब कुछ पार्टिकल्स ऊपर से गिरे. नासा भी करता है, मतलब इनका अलग ही कुछ सीन रहता है, कुछ ड्रोन वगैरह से इनका शॉट रहता है, वहां से जाते हैं कुछ करके निकाल लेते हैं लोग वहां से. लेकिन चीज बहुत सही है. These great mysteries of universe surround us all the time. They even pass straight through our bodies. One of such mysteries is cosmic rays, made of tiny bits of atoms. These rays which are passing through us at this very moment and all the time, maybe, are not harmful to us or any other life on the surface of Earth. The mystery of cosmic rays began with their discovery in 1912. That's when the physicist Victor Hess took a ride on a hot air balloon and discovered the amount of radiation in the atmosphere increases the higher up you go. तो क्या हुआ, ये जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे विक्टर हेस, ये एक हॉट एयर बलून पे चढ़े. हॉट एयर बलून पे गए ऊपर जाते गए. तो इनने क्या देखा, इनने वहाँ पे रिसर्च किया इनने, और इनने ये देखा कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं, हम जितना स्पेस की तरफ जाते हैं तो उतना रेडिएशन बढ़ता आता. तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस व्हेन यू गो अप टुवर्ड्स द स्पेस. He was on that balloon to be away from all the radioactive radiations from the Earth's surface for his experiment, but it was getting more noisy as he was going up. He concluded that radiations are coming from space. तो इसमें क्या हुआ कि इन्हें नोटिस किया कि जब ये लोग ऊपर मतलब ये ऊपर जा रहे थे तो इन्हें देखा कि यार रेडिएशन तो ऊपर पड़ रहा है. मतलब इन्हें ऊपर क्यों किया, इन्हें नीचे से क्यों नहीं किया? इन्हें नीचे इसलिए नहीं किया जमीन पे क्योंकि यार नीचे जमीन पे अपने पास हजारों रेडिएशन है. तुम्हारे फोन देख लो, तुम्हारा माइक्रोवेव देख लो, तुम्हारा टीवी देख लो, सब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता, हर जगह से रेडिएशन निकलता है. इसलिए बोलते हैं कि रात में सोते हैं तो फोन साइड में रख के नहीं सोना चाहिए क्योंकि रेडिएशन निकलता है उससे. तो इसमें क्या हुआ कि ऊपर इसलिए गए ताकि वहाँ रेडिएशन नहीं मिले. लेकिन जैसे ही ऊपर जाते गए तो इनका जो बोलते हैं ना अपना जैसे सिस्मोग्राफ वगैरह जो अर्थ का अर्थक्वेक वगैरह मेजर करता है, तो ऊपर ये जाते गए तो इनका जो निडल था उस इंस्ट्रूमेंट का हिलता गया. इतना हिला कि इतना मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी बन गया ऊपर जाके. तो इन्होंने फिर ये कंक्लूड किया कि यार रेडिएशन अर्थ स्पेस से आ रहे हैं. He also took this balloon ride during a total solar eclipse में ले लिया. With the moon blocking the sun, cosmic radiation coming from the sun ought to have been filtered out, but he still recorded some. It led him to the conclusion that the radiation was not coming from the sun, but from the deeper in space. His discovery of cosmic rays won him the 1936 Nobel Prize in Physics. The highest energy cosmic ray particle ever recorded, called the Oh My God particle, was some 2 million times more energetic than the most souped up proton propelled by the Large Hadron Collider, the world's most powerful particle accelerator. तो अब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे पार्टिकल अभी तक पूरी दुनिया में अभी तक रिकॉर्ड किया गया उसका नाम है Oh My God पार्टिकल. तो ये 2 मिलियन टाइम ज्यादा एनर्जेटिक था जितना हमने खुद बना लिया था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में. तो क्विज कर लेते हैं थोड़ी बहुत. विक्टर हैज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक रेज इन 1936. अब आगे चलते हैं. देयर आर बेसिकली 3 थ्योरीज फॉर द ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक. हाँ, तो इसमें भी थ्योरी है, इसमें 3 थ्योरीज है. मतलब थ्योरी नहीं, तुम ओरिजिन ही समझ लो कि भाई ओरिजिन क्या है कॉस्मिक रे का. तो 3 है इसमें. एक्सप्लोजन थ्योरी एक, ओरिजिन फ्रॉम सन है, और ओरिजिन फ्रॉम कॉस्मिक रे स्टार्स. तो इसमें है एक्सप्लोजन थ्योरी पहली वाली. ड्यूरिंग बिग बैंग एवरीथिंग वाज कंसंट्रेटेड टू द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस. द एक्सप्लोजन दैट टुक प्लेस also created these types of high power radiation within all universe. So the cosmic rays are maybe the leftover from the Big Bang explosion. तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब अपना बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, जब अपना यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, जब बिग बैंग हुआ था, तो उसमें जो उसका लेफ्ट ओवर, उसका जो बचा कुचा जो उसका बच गया था, तो उन्हीं प्रोडक्ट का कॉस्मिक रेज बोला जा रहा है उनको कि उनका ही लेफ्ट ओवर है. फिर ओरिजिन फ्रॉम सन वाला कि सन से एक्सर्ट ओरिजिनेट होती है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलर एक्टिविटीज लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन, violent eruption took place and some proton from the sun acquired very high energy and shoot out into the space. थर्ड अपना origin from cosmic ray star. अभी तारे वगैरह और जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे भी आता है. As the stars run out of nuclear fuel, some of its mass flows into its core. Eventually, the core is so heavy that it cannot withstand its own gravitational force. The core collapses, which results in the giant explosion of a supernova. A binary star is a star system consisting of 2 stars orbiting around their common barycenter. Thus have एनर्जी ऑफ 2 स्टार्स एंड कॉम्बिनेशन. ये बैरी सेंटर यार बहुत हाई लेवल चीज है, तुम 12th में पढ़ोगे. तो यार ये मतलब ऐसा है, बैरी सेंटर ये बताया जा रहा है कि जो बीच में तुम्हें दिख रहा है, सपोज दिस इज अ स्टार, तो जब ये ऐसा इस साइड घूमता है तो एक साइड मतलब इसका ये बनता, मतलब मैं ऐसा नहीं समझ पाऊंगा तुम्हें, इसके लिए और स्लाइड लगेगा, लेकिन
ये तो हम 12th में सीखोगे, बस इतना जान लो कि द सेंटर ऑफ दिस इज नोन एज बैरिसेंट। इट मीन्स ओरिजिन फ्रॉम very high energy stars like supernova binary stars etc which are more active than the sun. Explosion from such stars might have created these types of high power radiation cosmic rays, but researcher says that many of these cosmic rays has so much power that they can't be clearly created by sun or any other star. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ इस टाइप के स्टार्स होते हैं जो इतने हाई एनर्जी स्टार होते हैं कि लाइक जैसे सुपरनोवा टाइप से, तो उनमें जो रेडिएशन होता है वो सन से भी ज्यादा रेडिएट कर देते हैं। तो कुछ कर ले थोड़ी और कॉस्मिक रेज आर one of the most cosmic rays are one of the most highest energy particle. What can be the origin of cosmic rays? All of the above: Big Bang, Sun, other stars, cosmic rays and system emitting. अब हम देखने वाले हैं cosmic rays साला emit कहाँ से होता है। Cosmic rays तो basic definition वगैरह देख लें। Cosmic rays it provides one of our few direct samples of matter from outside the solar system. They are high energy particles that move through space at nearly the speed of light. तो मतलब ये speed of light की मतलब 3 to 10 to the power meter per second का ये स्पीड में मूव करते हैं। तो all of the natural elements in the periodic table are present in cosmic rays. This includes elements lighter than iron which are produced in stars and heavier elements that are produced in violent conditions such as supernova at the end of a massive star's life. तो अब ये बोलना चाह रहे हैं तो जो अपना कॉस्मिक रे जैसे सिंपल कोई लाइट की रे होती है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, तुमने 10th में पढ़ा होगा कि जब हम प्रिज्म लेते हैं, ग्लास प्रिज्म से हम जब व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो हमें पता है कि भाई सनलाइट में ऑलरेडी 7 कलर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब वो होता है तो डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। तो वो स्पेक्ट्रम में हो जाता है, वेबग्योर में हो जाता है। ऐसे ही जैसे वहाँ सन की लाइट में, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं वेबग्योर, वैसे ही कॉस्मिक रे में सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे A to Z। तो देर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ कॉस्मिक रेज। जैसा मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, 2 टाइप का कॉस्मिक रेज होता है, प्राइमरी कॉस्मिक रेज होता है और एक सेकेंडरी कॉस्मिक रेज होता है। तो जो प्राइमरी कॉस्मिक रेज होता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम और समटाइम्स आउटसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी। मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉस्मिक रे पार्टिकल इज द ubiquitous proton, a hydrogen nucleus. 95% of all cosmic rays are made up of protons, where 4% are helium nuclei and the 1% balance is made up of nuclei from other elements up to iron present in space. तो भी बोलना चाह रहे हैं जो प्राइमरी कॉस्मिक रे होती है, तो प्राइमरी कॉस्मिक रे हमारी यहाँ की नहीं होती है, हमारे सोलर सिस्टम मतलब हमारे सोलर सिस्टम की होती है, लेकिन उसके आउटर से होती है, बहुत कि बाहर से ही आती है एकदम। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी, मतलब बाहर से आती है, आउटर स्पेस से आती है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से ही आ रही है। तो सेकेंडरी कॉस्मिक रे हमारे अंदर की होती है। सेकेंडरी कॉस्मिक रे हमारे सोलर सिस्टम के और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वाली। व्हेन कॉस्मिक रेज एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे कोलाइड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे हम देखते हैं ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो यार जो पार्टिकल होते हैं, जैसे जो ब्लू वेवलेंथ होती है वो टाइनी पार्टिकल से स्कैटर हो जाती है, वैसे ये भी स्कैटर हो जाते हैं, मेनली ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इंटरैक्शन प्रोड्यूसेस अ cascade of lighter particles, the so-called air shower, secondary radiation that rains down, including X-rays, muons. X-rays different चीज़ है यार, इसमें तुम इंक्लूड मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी 11th 12th की चीज़ है X-rays, muons, protons, alpha particles, pions, electrons and neutrons. They are constantly striking every object on Earth. ये तुम देख रहे हैं, अरोरा है, अरोरा क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पोलर सिस्टम में, साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, इतने शानदार कैमरा रहते हैं यार इन लोग के, मतलब ये रिकॉर्ड करते हैं अरोरा वगैरह, भाई बहुत सही। इसलिए तो रहते हैं मैक्सिमम साइंटिस्ट पोलर पोल्स के, मतलब पोलर सिस्टम बोल रहा हूँ, पोलर पोल्स के पास इसलिए रहते हैं लोग क्योंकि इनको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख जाता है, क्योंकि वहाँ एक तो पॉल्यूशन कम होता है और गिरते हैं तो इस टाइप के फॉर्म कर लेते हैं, जैसे मतलब कॉमेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे ही दिखते हैं। तो यार ये एक दिख रहा है कि मतलब कैसे स्कैटर होते हैं। तो अज्यूम करो मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट है कितना, 10 किलोमीटर के ऊपर कितना मान ले, 30 किलोमीटर मान ले, सो 30 किलोमीटर का मैक्सिमम हाइट जहाँ तक अपन हॉट एयर बैलून फ्लाई हो सकता है। तो ये प्राइमरी कॉस्मिक है, ये आउटर सोलर सिस्टम से आती है। जो प्राइमरी कॉस्मिक रहता है वो सेकेंडरी कॉस्मिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? हमारी जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स वगैरह है, एटम्स है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, तो समझो कि यहाँ स्प्लिट हुए, कॉस्मिक रे स्प्लिट हुआ, पहले प्रोटॉन्स बना, फिर प्रोटॉन से पायंस बन गया, पायन से कुछ और बन गया, फिर और नहीं चाहिए, फिर न्यूट्रिनोस बन गया, फिर डिकिंग पायंस बन गए, तो इतनी हाइट हो गई, फिर यहाँ म्यूज बन गया, यहाँ कमर्शियल प्लेन इतनी हाइट पे उड़ता है 10 किलोमीटर के नीचे मैक्सिमम। तो ऐसे ऐसे डिवाइड होके बढ़ते गए और ऐसे अरोरा क्रिएट हो जाता है, इस टाइप से अरोरा क्रिएट हो जाता है। आगे अपना about 2 or 3 times a century a massive star in a galaxy explodes, forming its core as neutron star or black hole, but rest of it rushes into space and swiftly expanding debris behind a powerful shock wave which got created by the explosion. As supernova left over grows, it gradually decelerates or slows down and sweeps the gas present in space. Even after thousands of years, its imprints remain in our galaxy. Exploding stars and their remnants left over have long been suspected of producing cosmic rays, some of the fastest matter in the universe. But from where these electrons or protons are boosted to such high speed is an ending mystery. भाई यार ये मिस्ट्री है कि मतलब हमें पता नहीं चलता कि इनमें इतनी पार्टिकल्स में इतना हाई काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है ना, हाई एनर्जी कैसे होता है कि इतने मतलब तेज घूमते रहते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस करा लेते हैं भाई ये।
मतलब ये रहता है कि 1 सेंचुरी में एक बार 1 स्टार तो फटता ही फटता है, और फटता है तो उससे सुपरनोवा बनता है, ब्लैक होल बन ही जाता है। हमें वैसे ब्लैक होल तो पता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पता है, इतने अभी डिस्कवर नहीं हुए वैसे ब्लैक होल। True, we wouldn't see any muons in the cloud chamber. Luckily, they are harmless, moving so fast that they don't have the time to land and impact punch on your body. Scientists can do some cool things with muons, like use them to photograph the inside of the Great Pyramid in Egypt. तो तुम देख रहे होगे, तो भाई अगर आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं होती, अपना E=mc² और उनका रिसर्च नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता कि म्यून्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। तो वैसे म्यून्स तो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं अभी तक, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो मतलब ये है कि जैसे हम सोनार वगैरह यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट साउंड यूज करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं हम लोग अंदर वगैरह देखने के लिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सोनार हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई। तो इससे म्यून्स को अगर हम 3D इमेज क्रिएट करा सकते हैं, पिरामिड के अंदर हम देख सकते हैं भाई इसके अंदर है कहाँ, कितनी मम्मी वगैरह रखी है, कैसे क्या छुपा पड़ा है इसमें। ऐसा होता है यार बहुत सारी चीज़ें। एक लाइडर होता है, लाइट डिटेक्टर, नहीं लाइट नहीं है, लेजर इंडिकेटर, लेजर डिटेक्टर एंड, तो मतलब एक होलोग्राम क्रिएट कर देता है उसमें। The energies of the primary cosmic rays range from around 1 GeV। तो GeV क्या होता है? GeV भाई आई थिंक गीगा होता है। गीगा इलेक्ट्रोवायलेंट, नो इट्स नॉट इलेक्ट्रोवायलेंट, गीगा देखना पड़ेगा मुझे, बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ मैं। The energies of the primary cosmic rays range from around 1 GeV, the energy of a relatively small particle accelerator to as much of as 10 to the power 8 TeV। ये टेट्रा है, ये गीगा है, गीगा और टेट्रा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, far higher than the beam energy of the large hadron collider, मतलब बहुत ज़्यादा। So 1 GeV is equal to 10 to the power 9 EV, 1 TeV is equal to 10 to the power 12 EV, and 1 EV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 90 joule। तो 1 GeV is equal to, हमें सब नहीं करना, फालतू है, मतलब ऐसा ही है। The cosmic rays carry electric charges, so their direction changes as they travel through magnetic field of the galaxy, the solar system and the earth. By the time they reach us, their paths are completely scrambled. We can't trace them back to their source. In 1949, physicist Enrico Fermi worked out what he called Fermi acceleration, which is especially well in supernova remnant। तो इसमें अब क्या हुआ कि ऐसा रहता है कि ये जो कॉस्मिक रेस पार्टिकल्स आते हैं, रेस सारी इतनी हिल घुल के आती, इतनी हिल घुल के आती, इतनी मिल जाती, कहीं भी घुस जाती है, हमें उसका मतलब ये पता नहीं चलता कि यार वो आई कहाँ से। जैसे हम बनाते हैं ना, वो एक गेम होता है उसमें हम ऐसे मतलब जाते हैं, तो यहाँ से राइट लेफ्ट करके रास्ता ढूंढ के आते हैं, उसमें हम मतलब फिनिशिंग लाइन से आगे पीछे तक का रास्ता ट्रेस बैक कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते वो, क्योंकि इतना स्क्रैम्बल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, हो ही नहीं पाता। No observation of 2 supernova remnants by NASA's Fermi Gamma Ray Space Telescope provide new insight as an indirect way. The interaction of high energy particles with light and ordinary matter can produce gamma rays, and most powerful form of light। Okay, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि यार जो अपना कॉस्मिक रेज आता है, तो कॉस्मिक रेज के जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो अपने लाइट और अपने मॉलिक्यूल से मिलते हैं, तो वो गामा रे प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट हो सकती है। लेकिन इसका पाथ हम ट्रेस कर सकते हैं, और वो इस टेलीस्कोप की वजह से ये बनाया था, नासा फेर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। और ये जो साइंटिस्ट है फेर्मी, इनने काफी इसमें हेल्प किया था कि ट्रेस बैक करने के लिए पाथ उनका। Confined magnetic field, light energy particles move around randomly. Sometimes they cross the shock waves. With each round trip, they gain about 1% of their original energy. After dozens to hundreds of crossings, the particles is moving near the speed of light and finally can escape. A supernova remnant resides near a dense molecular cloud. Some of those escaping cosmic rays may strike the gas and produce gamma rays. But electrons and protons make gamma rays in different ways. Scientists determine which process is responsible for cosmic rays. Cosmic rays electrons do so when they are deflected by passing near the nucleus of atoms. Accelerated proton may collide with an ordinary proton and produce a short-lived particle called neutral pion. These pions quickly decay into pair of gamma rays. Fermi observation did that. They showed these supernova remnants are accelerating protons. When they collide nearby proton in molecular cloud, they produce pions, and ultimately the gamma rays emission Fermi sees. तो उसका एक फिगर है डायग्राम। The current result can't yet explain the most powerful cosmic rays detected on record. They also need to be repeated. There is also the possibility that some of the rays are produced by forces and objects we currently don't know about or interact with mysterious things like dark matter. फिर अब क्या होता है, ये कुछ चीज़ें होती है कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म में आ रही रहती है, जैसे समझो कोई वेव आ रही है, जैसे समुद्र की वेव यूनिफॉर्म मोशन में आती है, यूनिफॉर्मली आ रही है, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं भाई कितना उस पर टर्फ उसका कितना क्रस्ट वगैरह मार रहा है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो कॉस्मिक रेज होता है, यूनिफॉर्मली नहीं आते, कभी आ रहा कभी नहीं, कभी बहुत जा रहा कभी आ ही नहीं रहा, ये वाली चीज़ होता है। और फिर ये अपना द पियर ऑगर ऑब्जर्वेटरी, तो यार ये ऑब्जर्वेटरी है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये कैसा क्या रहता है, तुम देख लेना। ओके,
Scientists at the Ice Cube Observatory published exciting evidence that galaxies called blazars generate some of these high energy particles. Blazars have supermassive black holes at the center of them that rip apart matter into its constituent parts and then blast subatomic particles off like a laser cannon into space. बहुत सही चीज़ है। वैसे जैसे मैं बताया ना, अपना नियरेस्ट ब्लैक होल है अपनी मिल्की वे के सेंटर में सेक्रेटेरियस है, तो कुछ कर ले थोड़ी बहुत। Fermi observation results show that the cosmic rays are mostly protons. Why is it difficult to detect the origin of cosmic rays? Because it traces the zigzag path in the universe. Effects of cosmic rays on us. अब हम देखने वाले हैं cosmic ray का हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। During the impact of cosmic rays with the atmosphere of the Earth, ionization takes place. During this ionization, the thermal energy is utilized to produce a regional fall in the temperature of the Earth, which may lead to sudden snowfall in higher latitude and altitudes of the Earth. फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक इम्पैक्ट पड़ता है कि कॉस्मिक रेज जब एटमॉस्फेयर में घुस जाती है अपना, तो वहाँ पे आयनाइजेशन टेक प्लेस करता है। आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन ये होता है कि वहाँ से चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे थर्मल एनर्जी यूटिलाइज करके उस पर स्नोफॉल मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ऊपर अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो प्रेसिपिटेशन होने लगता है। सो प्रेसिपिटेट करती है तो वो आइस बन जाता है और आइस के फॉर्म में गिरता है हायर एल्टीट्यूड में। The interaction of cosmic rays with Earth's atmosphere leads to the complex dynamic changes in it, including influence on electrical environment of atmosphere, lightning discharges, cloud formation, etc. When cosmic rays hit Earth's atmosphere, they produce a charged or electrically charged secondary particle arise. बिजली वगैरह थंडरस्टॉर्म करते हैं ना, थंडरस्टॉर्म भी मतलब तुम मान सकते हो कि एक कॉज और रीजन इसका यही है कि जब ऊपर से कॉस्मिक पार्टिकल्स आते हैं तो क्लाउड में प्रेसिपिटेशन वगैरह मिलकर एकदम फट हाईली चार्ज होकर नीचे गिर जाते हैं। वैसे मतलब ये प्लाज्मा होता है, फोर्थ फॉर्म मोमेंट। Some research even suggests that it can increase the mortality rate. High energy radiation from space known as galactic cosmic rays, ये सेकंड वाला था, मतलब सेकंड एरा में था, उसका एक पार्ट था मैटर एरा में, can affect Earth's climate by increasing cloud cover and causing an umbrella effect according to scientists. Do you know? They collide with gas molecules in our atmosphere, generating a cascade of secondary rays that can penetrate materials, including the human body. Matter and electromagnetic fields emitted by the sun partially protect us from cosmic rays, but the sun's activity rises and falls in an 11-year cycle, which means the intensity of secondary cosmic rays on Earth also follows 11-year cycles. So currently, the sun is approaching a minimum in activity. Which of the following is the effect of cosmic rays? Causes umbrella effect. Who sometimes save us from cosmic radiation? Sun. Some experiment to detect cosmic ray. अभी यार एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्ट के थ्रू कि यार हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कॉस्मिक रे। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी साउथ पोल पे है ये एंट्री। मैं तुम्हें बोला ना ऐसे अरोरास वगैरह देखते कितना सही लगता है, मतलब कभी कभी मन करता है अंटार्कटिका जाकर अपना जिंदगी है, मेंटोस लाइफ मेंटोस जिंदगी। An enormous block of ice at the South Pole is a giant cosmic ray detector. It's a block of crystal clear ice surrounded by sensors. These sensors are set up to detect when subatomic particles called neutrinos, which travel along with other subatomic particles and cosmic rays, crash into Earth. It's trying to trace the path a very special type of cosmic ray called a neutrino makes through observatory. मतलब ये जो बेसिकली है तो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से दिख ही रहा है, न्यूट्रिनो दिखा रहा है तो न्यूट्रिनो डिटेक्ट कर रहे हैं। फिर ये वाला हमने अभी देखा था ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप, अरे उठा में देख लेना, न्यूसर स्पेस टेलीस्कोप ये भी देख लेना, फेमी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप नासा ने बनाया था, अभी देखा था हमने, और ब्लास्ट ये बलून वाला है तो मैं बताया था अभी रिसेंटली, आलारो देख लेना तुम, सर्न which is the most recent telescope established for detecting cosmic rays, NuSTAR, which is the oldest telescope established for detecting cosmic rays, CERN. Let's summarize. Cosmic rays are one of the most highly energetic radiations so far known. They are of two types, primary and secondary cosmic rays. Primary cosmic rays are those which are present outside the solar system or sometimes outside the Milky Way galaxy. Secondary cosmic rays are the primary cosmic rays when they interact with the Earth's atmosphere. Basically, the theory says that the cosmic rays have originated from Big Bang, Sun and stars. Some scientists claim that it might have come from other galaxies and also they might get its energy from dark matter. They can have around 10 to the power 8 tetra electrovolt energy. There are many observatories in all over the world which are investigating about the cosmic rays. तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है और मैंने आज बहुत कुछ बताया तुम्हें। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो बढ़िया आगे कंटिन्यू करना, और भाई नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई भाई मजे में क्या करो, रटने का कोई ऐसा सीन वगैरह नहीं है, और बस पेपर वगैरह दो मस्त एकदम। तो यार मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू गाइस।